Hello everyone. Today we are discussing about a question. How far do you agree with the view that women empowerment is more of a function of empowerment than a social and political empowerment? Women empowerment को कोई economically empowerment किस तरीके से ज़्यादा important है एज कंपेरिजन टू सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो यह है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विमेन, देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी डेफिनेशन का जो कोई डेटा हो ये भी डाल सकते हो आप, या कोई कोट हो वुमेन के लिए ये भी डाल सकते हो। बट हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई डेटा है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है ये ज़रूर मेंशन करिए, और कोई कोट है वो किसका कोट है और उसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा, तभी आपका आंसर्स जो है ना वो बहुत ही इफेक्टिव निकल के आएगा। तो women empowerment is increasing the capability of the women in political and economical and social sphere of the life, allowing them to make their own decision। अगर आप women को empowerment करेंगे तो women जो है वो socially empowerment भी होगी, politically empowerment भी होगी और economically empowerment भी होगी, so that she can make any decision in their own life। वो खुद से अपनी लाइफ जिएंगी, वो खुद से अपने डिसीजन लेंगी। ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से एक डायग्राम भी बना सकते हो कि हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट को हम इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली एम्पावर कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिकली मतलब तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आते हैं यहाँ पे कि सोशली एम्पावरमेंट किस तरीके से हो सकता है। वुमेन को डिसीजन मेकिंग में एम्पावरमेंट करके फैमिली में डिसीजन मेकिंग का एम्पावरमेंट दीजिए। सबसे पहले फैमिली से तो स्टार्ट होता है, फैमिली में एम्पावरमेंट दीजिए, फिर सोसाइटी में दीजिएगा, फिर स्टेट में दीजिएगा, फिर जाके कंट्री में दीजिएगा, फिर जाके वर्ल्ड में दीजिएगा। पहले फैमिली से तो स्टार्ट करिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है डिसीजन मेकिंग में, सबसे पहले फैमिली में डिसीजन मेकिंग, जैसे बच्चा है किस तरीके की एजुकेशन उसको लेनी है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कहाँ किस तरीके से क्या क्या करना है, और रिप्रोडक्टिव राइट कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, या फिर किस तरीके से मतलब कब फैमिली प्लानिंग करनी है, इस तरीके से जो भी है वह वुमेन अगर एम्पावरमेंट होगी, अगर वुमेन एम्पावर होगी तो उसको ये राइट मिलेंगे और वो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकती है। क्योंकि आपको भी पता है हमारे सोसाइटी में वुमेन को कोई राइट नहीं है कि हाँ फैमिली प्लानिंग किस तरीके से की जाए, या फिर कितने मतलब बच्चे कितने हो, या फिर कि मतलब वुमेन की हेल्थ ठीक है या फिर नहीं है। आप सेक्सुअल अब्यूज़ का भी नाम सुने होंगे। तो इस तरीके की वुमेन को काफ़ी तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप उनको इकोनॉमिकली या मतलब एम्पावरमेंट करेंगे, सोशली एम्पावरमेंट करेंगे, तो उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। और दूसरा है सोसाइटी में। आप फैमिली में तो दे दिया, आप सोसाइटी में दीजिए कि उनको प्रॉपर्टी में राइट दीजिए, ताकि हाँ उनको भी लगे। क्योंकि वुमेन हमेशा बेटी हमेशा पैदा होते ही ये सोचती है हाँ पराया क्या, अपना तो कुछ नहीं रहता है उनके पास। तो उनको भी अपनी प्रॉपर्टी में राइट दीजिए, और उनको भी बाहर काम करने का मौका दीजिए। वर्क आउटसाइड द होम सो दैट कि हाँ वो भी अपना एक डिसीजन ले सके, घर से बाहर जाएं। हाँ, सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है, क्या है कि मतलब किस तरीके से हमें किसी से टैकल करना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए। या अगर घर से बाहर ही नहीं जाएगी, वर्क ही नहीं करेगी, तो उसे पता कैसे चलेगा कि हाँ सोसाइटी में हमारा क्या एग्जिस्टेंस है। और वर्क प्लेस पे जैसे ऑफिसेज में है वुमेन को वेज इक्वल होना चाहिए। दूसरा, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। बहुत पोलाइट, मतलब मेल को बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, और बॉस को बहुत ही पोलाइट होना चाहिए। और जेंडर सेंसिटिव में है कि टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब वुमेन को अनकंफर्टेबल ना हो, कहीं पे भी वर्क कर रही है तो इतना पोलाइटली बी पर। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वुमेन बहुत ही हाईली पार्टिसिपेशन कर रही हैं, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो जेंडर सेंसिटिविटी है बहुत ही अच्छी है, लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मैं खुद 1-2 बार इंटरव्यू दे रखी हूँ, मतलब कॉलेज में थी तो इंटरव्यू के लिए जाती थी, तो वहाँ पे इतने अच्छे से बात करते हैं, फिर हर चीज़ इतना अच्छा अरेंजमेंट होता था ना कि आई वॉज लाइक कि हाँ ये है यहाँ पे। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिस में भी मतलब करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस बहुत जगह बहुत ही हालत ख़राब है। पिंक कॉलर जॉब, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन के लिए जो है वह बहुत ही मैनुअल वर्क नहीं होना चाहिए। वुमेन को बहुत ही इंडस्ट्रीज़ में जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वुमेन को जो है वो आर्मी में एट अ फ्रंट लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अब कोई किसी से कम नहीं है। अब
ठीक है। दूसरा आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहिए एंड लीगल राइट देना चाहिए। अब अगर उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट के बारे में पता होगा तो वो फाइट कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब किसको वोट देना चाहिए, कौन कैंडिडेट अच्छा काम कर रहा है, एज अ कैंडिडेट भी वो खड़ी हो सकती हैं। और PRI में जिस तरीके से 30% रिजर्वेशन वुमेन को मिला हुआ है तो वो अच्छा पार्टिसिपेशन कर सकती हैं एज अ कैंडिडेट। बट वहाँ पे भी उसके ड्रॉबैक्स तो यही हैं कि हाँ, मेल जो होते हैं वो फीमेल के नाम पे कैंडिडेट तो उनको बना देते हैं, बट फीमेल कभी वर्क करने नहीं जाते। आपने एक सीरीज़ देखी हो पंचायत, आप सबने देखी होगी पंचायत। उसमें देखा है कि उस लेडी को तो पता ही नहीं होता है कि ना, मतलब उसको पता ही नहीं होता हमारा ऑफिस कैसा है, क्या काम करता है, क्या नहीं है। ऑल्दो वो प्रधान होती है बट हर काम प्रधानपति के नाम से होता है। तो ये इस तरीके सुपरफिशियल एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए। एम्पावरमेंट होना चाहिए तो अच्छा खासा होना चाहिए। और रिजर्वेशन, ठीक है। और फिर सोशल मूवमेंट में भी वुमेन ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया। जैसे चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट में क्या था कि वुमेन जो है, वुमेन का लाइवलीहुड क्या, वुमेन घर में खाना बनाती थी तो उनका लाइवलीहुड जो है ना वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता था। और फॉरेस्ट पे डिपेंड करता था, फॉरेस्ट के ही ट्रीज कट जाएंगे तो वो जो है लकड़ियाँ कैसे लाएंगी, खाना कैसे पकाएंगी। तो इस तरीके से भी उनको मतलब अब उनको जैसे क्या कहते हैं उसको कि पेट्स जो होते थे वो उनको उस जंगल में ले जाते थे। वहाँ पे उनको अच्छा फूड, न्यूट्रिशन फूड मिलता था। बट जैसे ही पेड़ कटने लगेंगे तो वो ये सब मिलना बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए वुमेन ने बहुत ही तेज़ी से पार्टिसिपेट किया था और ये मूवमेंट बहुत ही अच्छा वर्क किया। और हाँ देखिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ अ कोर दैट प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट अगर वुमेन को करेंगे तो सोशली भी एम्पावरमेंट होगी और पॉलिटिकली भी एम्पावरमेंट होगी। तो बेस्ट जो एक केस स्टडी है कुडुमश्री ना, रियल स्टडी मतलब केस स्टडी मतलब रियल ही होती है हमेशा। तो ये केस स्टडी है। तो वहाँ पे क्या था ना कि 10 वुमेन मिल करके एक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। वो एक काम स्टार्ट करती हैं, मतलब जिस तरीके से फिर वो उससे काम जब स्टार्ट करती है तो उससे क्या होता है कि उनके पास इनकम आती है, इनकम इंक्रीज होती है। तो वो उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो उनको सोशल एम्पावरमेंट भी मिलता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी मिलता है। देखिए, सोशल एम्पावरमेंट में क्या है कि उनका न्यूट्रिशन लेवल भी बहुत ही अच्छा इम्प्रूव होता है। उनके ऊपर पैट्रियार्कल जो कंट्रोल है ना वो भी कम होता है। वो जो चाहती हैं वो इस तरीके से कर सकती है। और सोशल एविल्स जैसे अल्कोहलिज्म और फीमेल फेटिसाइड, इस तरीके के जो क्राइम्स होते थे ना, ये भी बहुत ही कम होने लगे। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में सोशल कैपिटल आने लगा। मतलब लोग और मतलब वुमेन को इस तरीके अगर देख रहे हैं कि आप अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है तो लोग और आकर के सामने मतलब आगे आकर के थोड़ा सा उनको फाइनेंस भी करते थे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है कि वो अपने कैंडिडेट्स को फ्रीली जो है चूज़ कर सकती हैं, खुद कैंडिडेट बन सकती हैं। फीमेल राइट अपने जो फीमेल राइट होते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से फीमेल को राइट मिला हुआ है, कितना % रिजर्वेशन मिला हुआ है, कहाँ पे कौन सी किस जॉब में अच्छा अपॉर्चुनिटी है वुमेन के लिए, ये तरीके की भी पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा मतलब उसके बाद देखिए यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ ना, आंसर्स को एज अ मॉडल आंसर्स की तरह यूज़ करती हूँ। तो मैं एज अ मॉडल क्या कहते हैं उसको, नोट्स प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करती हूँ कि मैं बाद में उसको रिवाइज कर सकूँ। तो आप लोग इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही वुमेन को पॉलिटिकल और सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर सकता है। we are going in a good direction. By by including SDG goal by 2030, but we are lacking somehow this way. Regarding to this way, government should more active to participate in empowering this vulnerable section. ओके, प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, मैंने तो ऐसे ही सिर्फ आपको लिख के बताया है। तो आप इस तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हैं। जैसे SDG गोल में है वुमेन का इक्वल जेंडर सेंसिटिविटी है, इक्वल वुमेन को एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट है, सैनिटाइजेशन है। इस तरीके से जो इंक्लूड किया गया है मेनली वो वुमेन को ही
ध्यान में रख के इंक्लूड किया गया है। तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप कुछ भी और भी चीज़ें लिख सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं कि हाँ वीमेन का जो है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो है इतना % है और उसको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है जिसमें 50-50% हो जाए। तो ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन है कि जो मोर प्रॉस्परस स्टेट है उनका जो सेक्स रेशियो है वो पुअरर है देन द प्रॉस्परस स्टेट। अब उसको 10 मार्क्स का है, अब उसको डिस्कस करना है। तो देखिए अब इसका आंसर मैंने इसे स्टार्ट किया है कि 2 स्टेट एग्जाम्पल दे करके, जैसे कि 2 स्टेट है जैसे पंजाब एंड हरियाणा इज हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। हरियाणा का है 879 और पंजाब का है 880 एज कंपेरिजन टू मेघालय, झारखंड, उड़ीसा जो कि नॉट प्रॉस्परस स्टेट नहीं है बट उनका सेक्स रेशियो ज़्यादा है, 989, 947 एंड 951। देखिए मैंने जो सेंसस 2011 का है ना उसी का डेटा यूज़ किया है, क्योंकि अब हमें जो है डेटा जो भी किसी यूज़ करना है ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करना है। तो अभी सेंसस 2011 ही हुआ, 21 तो हुआ नहीं है, तो हम कैसे यूज़ कर ले। तो यहाँ पे थे मैंने स्टार्ट किया कि पंजाब हरियाणा जो है बहुत अच्छे से प्रॉस्परस स्टेट है बट उनका सेक्स रेशियो कम है एज़ कम्पेयर टू मेघालय, झारखंड और उड़ीसा जो है प्रॉस्परस स्टेट नहीं है बट उनका सेक्स रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसके क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967 में जब स्टार्ट हुआ था तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही स्टार्ट हुआ था। तो इंक्रीज प्रॉस्परस दैट लीड टू द, अब क्या है कि जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया लोग प्रॉस्परस होने लगे तो वुमेन को जो है वो घर में रहना पड़ा। वुमेन का घर में रहना पड़ा तो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन उनका कम होने लगा। जब इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन कम होने लगा तो सोशल एम्पावरमेंट कम हो गया। इस वजह से फीमेल फर्टिसाइड इंक्रीज होने लगा। मैंने क्या बताया था ऊपर कि जैसे सोशल एम्पावरमेंट इंक्रीज होगा तो फीमेल फर्टिसाइड डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे तो सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही नहीं हुआ, सोशल एम्पावरमेंट ही नहीं हुआ, तो कहाँ से फीमेल फर्टिसाइड डिक्रीज होगा। ठीक है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जो है, जो भी इंडस्ट्रीज होती थी वहाँ पे, जो भी इंडस्ट्रीज या फिर फार्मनाइजेशन ये भी जो भी स्टार्ट होता था वो हैवी मैकेनाइजेशन से स्टार्ट होता था, हैवी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होता था। वुमेन को वहाँ पे पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं करते थे क्योंकि वो जो है मेल हैंडल कर लेंगे, इस तरीके से चीज़ें थी। माइग्रेशन भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा था कि लोग अलग अलग स्टेट से वहाँ माइग्रेट करके आते थे। पीसीपीएनडीटी जो इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ पे बहुत ही डिक्रीज होने लगा। मतलब टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या हुआ कि फीमेल फर्टिसाइड बहुत तरीके इंक्रीज होने लगा। अब प्रेग्नेंट लेडीज़ का चेकअप करके ये पता करना, मतलब कि सेक्स पता करना कि फीमेल है कि फीमेल है, मतलब चाइल्ड जो है वो क्या बॉय है कि गर्ल है, इस तरीके से सब पता करना, ये सब बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लगा। माइग्रेशन भी होने लगा, जैसा मेल मेंबर है वो माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में ईजिली चला जा रहा है, वहाँ पे मतलब वर्क कर रहा है, तो इस वजह से भी फीमेल फर्टिसाइड इंक्रीज होने लगा। टीएफआर कंट्री का जो है टीएफआर डिक्रीज तो हुआ क्योंकि सन मेटा प्रेफरेंस होने लगा। टीएफआर डिक्रीज हुआ लेकिन वहाँ पे लोग सन मेटा प्रेफरेंस करने लगे ना, तो फीमेल फर्टिसाइड तो इंक्रीज होगा ही। बच्चियों को पैदा कोई करना नहीं चाह रहा था, सब लोग सन मेटा प्रेफरेंस आए कि हाँ अब लड़का पैदा होगा तो घर संभालेगा, घर के काम करेगा, फार्मिंग संभालेगा, और हम इतने प्रॉस्परस, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ को संभालने के लिए कोई बेटा ही चाहिए, बेटी तो चली जाएगी शादी करके, इस तरीके के थॉट्स होते थे। और कल्चरल क्या था कि अब देखिए कल्चरल में क्या है कि अब ये कंट्री है ना, तो अपनी यहाँ पे जो था, यहाँ पे सेक्स डिफरेंस जो था, सेक्स रेशियो डिफरेंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ही कम था एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न। मतलब वेस्टर्न में जैसे पंजाब हरियाणा में अब सेक्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है वहाँ पे। तो इस तरीके से चीज़ें थी। ठीक है। अभी देखिए अब इसका आंसर मतलब इसका कंक्लूजन किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे, वही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट देगा वुमेन को, दैट कैन बेटर हेल्प टू मेंटेन द सेक्स रेशियो। अगर पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट मिलेगा तभी वो अपने सेक्स रेशियो को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगी और पेट्रियार्की सोसाइटी में अच्छे से अपने लिए फाइट कर पाएंगी। तो उनको एम्पावरमेंट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए, मतलब टॉपिक तो एक ही था, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए डिफरेंट वे के। और मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। हाँ देखिए अभी 28 से क्या था, यूपीपीसीएस का मेंस होना था, यूपीपीएससी का मेंस होना था, अभी वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो पहले तो क्या था कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाती थी क्योंकि मैं मेंस दे रही थी, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो अभी मेंस जो है पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अभी मैं हर 2 डेज़ पे एक वीडियो जो है अपलोड करूँगी। वो भी 2 आंसर्स होंगे, उसमें से आंसर्स राइटिंग होगी,
ठीक है। और मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं यूपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊं, क्योंकि जिससे आप जैसे 120 या 125 120 टू 125 प्लस ही पा सके, 120 टू 125 प्लस आपके मार्क्स आ सके। मैं देती हूँ जिस तरीके से मैं प्रिपेयर करती हूँ, या फिर जिस तरीके से मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ, जैसे मेरे इतने अच्छा मार्क्स आते हैं तो उसी तरीके से आपके भी मार्क्स है। तो एक मैं वीडियो इस पर अपलोड करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग प्लीज़ वो फॉलो कीजिएगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग फॉलो करें, क्योंकि अभी प्रीलिम्स बहुत बड़ा एक हर्डल बन चुका है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो आप मेंस थोड़ा ईजी हो जाता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू तो ठीक है, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, लेकिन प्रीलिम्स बहुत ही बड़ा हर्डल है। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम का जिस तरीके से कट ऑफ्स इंक्रीज हो रही हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना क्या क्या पढ़ना होता है, वो सब भी उसमें लिखा रहेगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लैरिटी कैसी है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सो दैट कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं।